नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये 68 बीपीएससी के लिए 8वां टेस्ट होगा और इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। 68 बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, है ना। जितने भी अभी तक हमने टेस्ट किए हैं सबके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है सबका। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करने के लिए आर्थिक रूप से सही हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है वो टेलीग्राम पर मैसेज करें और उनके लिए जो फैसिलिटी है वो उनको वहाँ पर मिल जाती है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। 140 तक जाएंगे और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसमें करंट के जो सवाल हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, अलग सवाल हैं। करंट के जो बुकलेट वगैरह में रहते बहुत सारे एडिटोरिया वगैरह में, उससे अलग सवाल हैं कुछ कुछ, और बाकी तो उससे भी सवाल आए हैं। और आने वाले समय में और भी मैं करंट के एमसीक्यू आपको करवा दूंगा। ओके, पहले सवाल से शुरू करते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन की पहचान करना है आपको। वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि इस सूचकांक में अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। और इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, वो जारी करता है इसको। और भारत का स्कोर क्या है? 36.6 है इसको भारत का। ओके, और पता ही है कि इस सूचकांक की गणना कब से की जा रही है? तो 2007 से की जा रही है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने किसे हराकर जीता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओन्स जेबियर को हरा के जीता है इन्होंने खिताब। अगले पर चलते हैं। क्या नाम था इनका? ओन्स जोबियूर इनका नाम है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार किन या किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? फिजिक्स के क्षेत्र में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2022 का है नोबेल पुरस्कार। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है सी, यानी कि जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर, और फिर क्या दिया हुआ है कि एलन अस्पेक्ट। इन तीनों को दिया गया है फिजिक्स के लिए नोबेल। फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया है इन तीनों को। भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तिथि से हुई है? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 2022 से डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है। डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे फ़ोनपे, यूपीआई अगर आप करते हैं तो वो क्या है? वो डिजिटल ट्रांजेक्शन है। जो अभी आप यूज करते हो धरल, जैसे फ़ोनपे, यूपीआई वगैरह, ये क्या है? ये है डिजिटल ट्रांजेक्शन। और डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है, आरबीआई ने की है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ ही लोगों को भी इसकी इजाज़त दी गई है यूज़ करने के लिए, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। बाद में इसको पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का डैश तक विस्तार कर दिया गया है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। किस देश ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव दिया है? तो ये देश है आपका रूस। रूस ने बोला है कि अगर आप अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो आपको 13,500 रुपये ब्रिटिश पाउंड पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। निम्न में से किस शहर में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की स्मृति में अपने प्रकार की अनूठी पहल के तहत एक ग्रीन मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर शुरू किया गया है? तो 7 का आंसर दिया हुआ है ई। ये आपका हैदराबाद में शुरू किया गया है, तेलंगाना में। कहाँ पर? हैदराबाद शहर में शुरू किया गया है। नामसाई घोषणा पर किस राष्ट्र या राज्य ने 15 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत दोनों राज्य के सीमा विवाद को हल किया गया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि असम एकमात्र राज्य है जिसका नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ सीमा लगता है। और कुछ दिन पहले असम और मेघालय, इन दोनों राज्य के बीच जो सीमा विवाद है इसका भी समाधान किया गया था त्रिपक्षीय संधि में। इसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और असम के मुख्यमंत्री थे, और मेघालय के मुख्यमंत्री थे। इन तीनों ने मिलकर इस चीज़ का सुलझान किया था। तो अभी ये किससे संबंधित है? नामसाई घोषणा संबंधित है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों से संबंधित है। ओके, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले इंदरमित गिल डैश भारतीय बने हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा दूसरे भारतीय बने हैं। इस तरह करंट अफेयर को नोट डाउन करके रख लीजिए कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब करंट अफेयर। ओके, और इससे पहले कौन बने थे? तो कौशिक बसु बने थे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। पहले भारतीय थे। कौन थे? कौशिक बसु। और अभी बने हैं इंदरमित गिल।
आर्द्र भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बिहार में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 जिलों का चयन किया गया है बिहार में, जहां पर आपको वेटलैंड विकसित किया जाएगा। आर्द्र का मतलब क्या होता है? भीगा हुआ भूमि, जहाँ पर दलदली एरिया हो उसी को आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। 11 जिले कौन कौन से हैं? वैशाली, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, ये सभी जिले हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक कितने गीगावाट पहुंच जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 11 का आंसर हो जाएगा सी। 820 गीगावाट तक चला जाएगा ये। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आ गया। इस तरह के सवाल आपसे खूब पूछे जा सकते हैं। तो 29 जुलाई 2022 को शुरू किया गया बिहार स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप तो पता ही होगा, नई नई जो कंपनियां खुलती हैं वो क्या होती हैं? वो स्टार्टअप कहलाती हैं। पटना में किस स्थान पर ड्रोन कंट्रोल एवं कमांड सेंटर खोला जाएगा? तो ये पटना में कुम्हरार कोई जगह है, वहाँ पर खोला जाएगा। पटना के कुम्हरार में खोला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या है? ड्रोन कंट्रोल और कमांड सेंटर। और ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये आपका एमपी में खोला जा रहा है, ग्वालियर में। बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी गारलैंड ट्रेंच बनाने का निर्णय लिया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा 33 गारलैंड ट्रेंच बनाया जाएगा दक्षिणी बिहार के पहाड़ियों में। ओके। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? बारिश के दौरान पानी को एकत्र करके गर्मी में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को आपस में जोड़ने का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको ये काम सौंपा गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने का काम जल्दी शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, डीएमआरसी इसको कहा जाता है, डीएमआरसी, ये इस काम को कर रही है। नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाविक इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, हमने खुद का बनाया है। ये क्या है? नाविक। जैसे अभी जो आप गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, ये किसका है? ये जीपीएस है, इसका नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। नासा ने इस चीज़ को बनाया था, उसका आप ये लोग यूज करते हो गूगल मैप वगैरह में। ये नाविक हमने खुद के देश में बनाया है, अपने हमारे देश को जो इसरो है उसने बनाया है इसको। ओके। ये भी क्या है? ये भी एक नेविगेशन वेबसाइट, नेविगेशन के तौर पर बहुत सारे सैटेलाइट लगाए गए भारत के ऊपर में, और उससे क्या होगा? भारत की एक मैपिंग की गई है जिसका यूज़ किया जा रहा है अभी। नाविक में कुल 8 उपग्रह शामिल है, बिल्कुल सही है ये भी। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति और सूचना देना है। नाविक प्रणाली ही ऐसा है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि सारे ही कथन सही हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नाविक जो है, जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध के समय हमने अमेरिका से मांगा था कि पहाड़ पर कौन कौन से सैनिक कहाँ बैठे हुए हैं, इसकी हमें पोजीशन दे दो। उसने मना कर दिया था, इसीलिए उस समय इसको बनाना शुरू किया गया था और अब ये बनकर तैयार हो गया है। किस संगठन ने पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि OECD। इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। इसने जारी किया है पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर। निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित एसोसिएशन पाम ऑयल अलायंस का सदस्य नहीं है? क्या नाम है? एसोसिएशन पाम ऑयल अलायंस। पाम ऑयल जो होते हैं उसका अलायंस एक बनाएगा, उसका सदस्य नहीं है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? भूटान इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित किसे भारत का स्वच्छ सुजेल प्रदेश घोषित किया गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार। सूजल प्रदेश है, सूजल है, स्वच्छ सूजल प्रदेश है। बाई मिस्टेक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 19 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस तारीख को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाली थी? 1 महीने के लिए अध्यक्षता संभाली थी 2022 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1 दिसंबर 2022 को उसने अध्यक्षता संभाली थी 1 महीने के लिए। ओके। इसका आंसर डी दिया हुआ है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 21 का आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया था। जर्मनी की पूर्व चांसलर थी हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अभी किया जा रहा है, इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है। 22 का आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने अफगान विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के लिए अपनी संसद में विधेयक पेश किया है? 23 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका ने ये संसद में विधेयक पेश किया था कि अफगानिस्तान के लोगों को हम नागरिकता देंगे।
NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 20.6% महिलाएं जो हैं वो इंटरनेट का उपयोग करती हैं। शहरी में 38.4, इसको नोट डाउन करके रख लेना। शहरी भाग में 38.4 और ग्रामीण भाग में 17% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। 2020 में भारत की G20 की अध्यक्षता का थीम क्या है? तो G20 की अध्यक्षता इस बार हम कर रहे हैं और इसका थीम रखा है हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हमने ग्रहण की है और 2023 में पहली बार G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन हम आयोजित करेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? और ये अब इसका आंसर देना है, बहुत ही आसान सवाल है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए तब तक कार्यकाल होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही केवल इसके अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन पिछले साल इसमें संशोधन किया गया और क्या किया गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो न्यायाधीश हैं, CJI को छोड़कर भी जो न्यायाधीश हैं, वो सभी इसके अध्यक्ष बनने के काबिल होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत का पहला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन था? भारत के पहले कैग का नाम पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका दिया हुआ है कि वीर नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग थे। 1948 से 1954 तक रहे हैं ये। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 108 होता है शायद, देखना, ज्वाइंट जो पार्लियामेंट लगता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। और कभी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए और जो मनी बिल होता है, क्या कहते हैं, आर्टिकल 110 के तहत वित्त विधेयक के लिए, उसके लिए संसद का संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। धन विधेयक के लिए, धन विधेयक और संविधान का संशोधन विधेयक, इसके लिए कभी भी संयुक्त पार्लियामेंट की बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके परिलब्धियों के बारे में उल्लेख नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं है। बाकी दूसरी अनुसूची में इन सब के बारे में उल्लेख है, दिया हुआ है। राज्यों के गठन के आधार पर उनका सही कालक्रम क्या है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद गुजरात, पंजाब, मणिपुर और फिर सिक्किम का गठन होता है। आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात कब हुआ है? 1960 में हुआ है। महाराष्ट्र से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अलग हुआ था 1953 में। उसका से पंजाब और हरियाणा 1966 में अलग हुए हैं। और मणिपुर 1972 में हुआ है। और सिक्किम 1975 ईस्वी में, 1974 में हुआ था। फिर 75 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31 पर चलते हैं कि मूल अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, रोक के कीजिए इसको, C1 और 3 दोनों ही हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य होते हैं, बिल्कुल सही। ये न्यायोचित प्रकृति के हैं, ये भी सही है। ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं होता, कुछ मूल अधिकारों को हटा भी सकती है संसद। जैसे वित्त का जो अधिकार था, हमारी संपत्ति का जो अधिकार दिया हुआ था, उसको हटा दिया गया था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन युग में सुमेलित है? सही सही, ये पूछा है आपसे। इधर सूची दिया हुआ है, इधर विषय दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा विषय किस सूची का भाग है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है डी, अखबार जो है ये समवर्ती सूची का भाग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और अखबार ही नहीं, ये तीनों जो हैं, दवा, बिजली और अखबार, ये तीनों ही किसके भाग हैं? ये समवर्ती सूची का भाग है। और बीमा किसके सूची का भाग है? तो ये संघ सूची का भाग है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 7वीं अनुसूची में है ये सब, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहला लोकपाल बिल संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सदन में चर्चा कराने के लिए निम्न से कौन सा नियंत्रण उपकरण अपनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव को अपनाया जा सकता है, बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में संवैधानिक पीठ के किन न्यायाधीशों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के मसले पर विपक्ष में अपना मत दिया था? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि यू ललित और रविंद्र भट्ट जो हैं, इन्होंने संवैधानिक पीठ के ये न्यायाधीश हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मसले पर विपक्ष में फैसला सुनाया था। 5 लोगों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 2 लोग यू ललित
और रविंद्र भट्ट जो हैं इन्होंने विपक्ष में फैसला दिया था। और पक्ष में किसने किसने दिया था? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी परदीवाला, इन तीनों ने पक्ष में दिया था। और जो यूयू ललित हैं और रविंद्र भट्ट हैं इन्होंने विपक्ष में मतदान दिया था। अच्छा सवाल था, टफ सवाल था, कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ हो या नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। 36 पर हम लोग आ गए। इसमें मैच करना है आपको, आर्टिकल दिया हुआ है और इधर उसके विषय दिए हुए हैं। तो 36 का आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी कि नगर पालिका गठन 243 क्यू में है। नगर निकाय में सीटों का आरक्षण 243 यू में दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग की बात 243 टी में किया हुआ है। और नगर पालिका की अवधि ये 243 वाई में किया हुआ है। काफ़ी टफ सवाल है, इतना आर्टिकल नहीं रट पाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। निम्न से कौन सा लोकतंत्र द्वारा कार्यपालिका को दिया गया एक खाली चेक की तरह है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रत्याय अनुदान जो होता है ये खाली चेक की तरह होता है। नए राज्य के या तो प्रवेश या पुनर्गठन द्वारा भारतीय संघ में जुड़ने पर निम्नलिखित में किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? कोई राज्य अगर जुड़ा है तो उसमें किस अनुसूची में संशोधन हो सकता है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। और इसमें क्या है? इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसकी चौथी अनुसूची में बात की गई है। निम्न से कौन संविधान सभा के राज्य समिति का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो 6 माह तक प्रभावी रह सकते हैं, 6 माह तक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलो विचार करते हैं। बिहार में चावल के उत्पादन के लिहाजा से सबसे अग्रणी जिला रोहतास है, सही दिया हुआ है। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जिला पूर्वी चंपारण है। अगला है कि बिहार में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कटिहार है। बिहार में ईख उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। तो इसका 1, 2, 4 आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर 1, 3, 4 दिया हुआ है। इसका आंसर सी दिया हुआ है। और बताया हुआ है कि बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है ये भी रोहतास में ही होता है। ओके। अगला है कि वर्ष 2020-21 में बिजली की खपत के मामले में 3 संपन्न जिले का अवरोही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पटना, गया और मुजफ्फरपुर 3 जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का खपत हुआ था। बिजली की खपत वहीं हो सकता है जहाँ पर समृद्धि ठीक ठाक हो। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12% है बिहार के बच्चों की जनसंख्या। बिहार बजट 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1,96,705 रुपया अनुमानित है। यहाँ पर रुपया लिखा है, करोड़ होगा एक्चुअली में। क्या होगा? 1,96,705 करोड़ रुपया होगा। ओके, अगले पर चलते हैं। और ये क्या है कि ये पिछले साल का जो बजट है, यानी कि एक चीज़ और मैं फैक्ट बता देता हूँ, 21-22 का जो बजट था उससे 16% अधिक है राजस्व प्राप्तियाँ। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत सरकार ने कितना प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? सेंट्रल का बजट है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 11.1% से नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ेगा। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 21-22 का मूल विषय क्या था? 46 का आंसर हो जाएगा त्वरित दृष्टिकोण था मूल विषय इस बार का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2019 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सर्वोदय योजना के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई। कौन कौन से चीज़ों में हम बैंक दर में वृद्धि करके भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मुद्रास्फीति में नियंत्रण। नोट निर्गमन पर नियंत्रण से भी कर सकते हैं, तो ए और सी तो गारंटेड ही हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय में कमी करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। करों में वृद्धि से नहीं हो सकता, करों में वृद्धि से ज़्यादा सुटेबल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपने पढ़ा होगा, आरबीआई जो जारी करती है तो उसमें नोट निर्गमन पर नियंत्रण लगाया जाता है, सार्वजनिक व्यय में कमी की जाती है, बैंक दर में वृद्धि की जाती है। बैंक का जब दर बढ़ जाता है तो लोग ऋण लेने को हतोत्साहित होते हैं, है ना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, घर नहीं बनाएंगे, तो नोटों का निर्गमन अपने आप कम हो जाता है। मुद्रास्फीति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल हर साल पूछा जाता है इससे, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर जगह। कृषि क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों का सही मिलान करें।
कृषि क्रांति और उससे जुड़े हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं, 50 को मैच कर लेते हैं। पहला क्या है, हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित होता है, तो ये बांस के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, तो ये बागवानी और फल उत्पादन से। मूक क्रांति, तो ये मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित होता है। और पीली क्रांति, तो ये तिलहन से संबंधित होता है। 50 का आंसर बी हो जाएगा। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये तो गारंटेड सही है, और पहला तो गारंटेड गलत है, तो इस दोनों को हटा दो। और दूसरा गारंटेड सही है, तो 2 और 3 तो इसका आंसर तो पता चल ही गया, भले तीसरा पता ना हो पता हो। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। 2 और 3 इसका आंसर होगा। आरबीआई का विलय कब हुआ था, इसका मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, 1950 को नहीं हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अगले पर चलते हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्न से किसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है, 53 का आंसर दिया हुआ है, यानी डी, यानी कि भूमि कीमतों से संबंधित है सूचकांक रेजिडेक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है, सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आएगा, उसके बाद 1, 3, 2 तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, उसके बाद यूपी में है, उसका तमिलनाडु में, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल पर चलते हैं। जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आ जाए, तो यह स्थिति समाज को किस प्रकार के बेरोजगारी की ओर ले जाती है। तो ये इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। किसी संरचना में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने के कारण जो बेरोजगारी हो गई है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। गंडक नदी की सहायक नदी लाल वाकिया कौन सी नहर से निकाली गई है, 56 का आंसर हो जाएगा डी, ढाका नहर से निकाली गई है। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल मिट्टी के क्षेत्र की पहचान करें। केवल नहीं, कैवाल होगा यहाँ पर, कैवाल मिट्टी। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ को ही कैवाल मिट्टी का जो क्षेत्र होता है गंगा के दक्षिणी भाग में स्थित जिलों में, जैसे जहानाबाद, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, गया, अरवल, पटना, भोजपुर आदि जिलों में पाई जाती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है, और इसकी उर्वर शक्ति भी अधिक होती है। तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जहानाबाद भी हो जाएगा, भागलपुर भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, तो यही 2 मुख्य जिले जो हैं यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि इनमें से किस जिले में धारावार क्रम की चट्टानों को देखा जा सकता है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर में धारावार क्रम की चट्टानें देखी जा सकती हैं। बिहार में हरित क्रांति को सफल बनाने वाले घटकों में निम्न से कौन सा एक शामिल नहीं है। 59 का आंसर हो जाएगा डी, कंपोस्ट खाद को बढ़ावा, ये इसमें शामिल नहीं था। देखो मैं सारे क्वेश्चनों को रीचेक करता हूँ, फिर भी कहीं पर कुछ कुछ छूट जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चनों को रीचेक करना एक एक करके थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। कहीं पर कोई आपको मिस्टेक दिखता है, गलती दिखता है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार कर दूंगा। तो 59 का आंसर दिया हुआ है डी। निम्न से असत्य मिलान को करना है, आपको असत्य को मिलाना है। कौन सा, ये क्या है, अभ्यारण्य है अलग अलग, और ये इधर जिले लिखे हुए हैं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, जो बेगूसराय में लिखा हुआ है, ये गलत है। ये कहाँ पर है, तो ये जमुई जिला में है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो ये है 51.5%। अब पुरुषों का कितना है, इसमें से 20% आप बढ़ा दीजिए, 71.2% पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत है साक्षरता। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा, सी है, सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी। निम्न से किसे भारत का रूर के उपनाम से जाना जाता है। रूर प्रदेश उस प्रदेश को कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारे खनिज हमें मिल जाते हैं, खनिज समृद्ध प्रदेश होता है वो। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, इसको रूर प्रदेश कहा जाता है भारत का। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपसे पूछा गया सवाल कि इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। ये जम्मू कश्मीर में दामचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख और गिलगित से होकर बहती है। यह नदी लाहौर के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। तो चौथा तो गारंटेड गलत हो जाएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं।
70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या होती है? देखो 70 से 100 ही है, यानी कि कम वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। इस यहाँ पर किस तरह का वन मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी। सब्जी फूल फल की खेती को ट्रक फार्मिंग से संबंधित है वो। खनिज और प्रमुख उत्पादक राज्यों का कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 67 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि सल्फर ओडिशा, ये गलत दिया हुआ है। सल्फर का प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा है, हरियाणा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र में क्या नाम है? तारापुर नाम है, तारापुर। यहाँ पर 1969 ईस्वी में पहला परमाणु भट्टी स्थापित किया गया था, मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। और भारत में कुल 7 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं अभी। यहाँ पर 7 स्थानों पर हैं। भारत के एससी और एसटी की संयुक्त जनसंख्या परसेंटेज कितनी है? तो 25.2% जनसंख्या है एससी वर्ग और एसटी वर्ग को मिलाकर। निम्न से कौन एक टपकन सिंचाई का लाभ नहीं है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? मृदा का अपक्षय जो है ये टपकन सिंचाई का लाभ नहीं है। बाकी जल की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, उर्वरक की बचत होती है। अगले पर चलते हैं कि जूड़ा पर्वत किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करता है? 71 का आंसर हो जाएगा सी। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जूड़ा पर्वत। प्रसिद्ध माराकैबो झील तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो 72 का आंसर हो जाएगा, ये वेनेजुएला में है, माराकैबो झील। और वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है दुनिया में, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व दुनिया में इसी के पास है। सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है आपका सऊदी अरब, है ना। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का संबंध जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय अवस्था से है। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वोल्गा, राइन नदी, टाइबर नदी, नीपर नदी। यूरेशिया क्षेत्र का नदी हैं ये सारे। और इधर दिया हुआ है कहाँ से ये लोग निकलते हैं। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नीपर नदी, पिरेनीन पर्वत, ये गलत दिया हुआ है। नीपर नदी का उद्गम वल्दाई हिल्स रूस में है, इसका मुहाना काला सागर में है। और इस नदी की खासियत क्या है कि ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। यूक्रेन को 2 बराबर भागों में बांटती है नीपर नदी, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखना इस बार। जैव विविधता के घास के प्रभावों में कौन सा एक शामिल नहीं है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा, ये शामिल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम दर होती है प्रकाश संश्लेषण की। विटामिन दिया हुआ है, उनके स्रोत पूछा हुआ है। ये सब मैंने जो घटना चक्र की बुक आती है उससे मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। साइंस एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साइंस एमसीक्यू नाम से बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं, सब हर साल सवाल पूछे जाते हैं उससे। तो 77 को मैच कर लेते हैं। विटामिन ए किस में पाया जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है पीले फल। विटामिन B1 का सूखा मिर्च स्रोत दिया हुआ है। विटामिन B6 तो मांस में पाया जाता है। और विटामिन C तो खट्टे फल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि पीयूष ग्रंथि का भार लगभग कितना होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा है। यह आपके मस्तिष्क के अगले भाग में होता है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लगभग में 0.6 ग्राम होता है। निम्न से 2 बेमेल जोड़ों की पहचान कीजिए। गलसुआ, कोढ़, प्लेग और एथलिक फूट। और वायरस किससे होता है ये बीमारी, ये पूछा गया है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेग जो है, प्लेग नहीं, कोढ़ जो है, कोढ़, ये वायरस से नहीं, ये जीवाणु से फैलता है। और जीवाणु से फैलता है। इस जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इस जीवाणु का नाम है। और ये जीवाणु से ही फैलता है, कोढ़ जो बीमारी आपने सुना होगा। और ये अनुवांशिक रोग भी नहीं होता। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन एक असत्य फल नहीं है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? जो डी है, ये कटहल, ये एक सत्य फल नहीं होता है। अमरूद और केला सरल फल के उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी और रस भरी जो है पुंजी, ये फल का उदाहरण है। और सेब भी सत्य फल नहीं होता है। पहली बार जब मैंने सुना था तो मुझे भी शौक लगा था, है ना। आम और बैगन में होने वाली लिटिल लीफ नामक बीमारी का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जस्ता की कमी से ये बीमारी होती है। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आरबीसी के निर्माण में सहायक नहीं है? रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लवण जो है ये इसके निर्माण में सहायक नहीं होता है।
निम्न से किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, साइनोकोबैलेमिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। साइनोकोबैलेमिन या विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं और टोकोफेरॉल की कमी से जनन शक्ति कम होने वाली बीमारी हो जाती है। मगरमच्छ के शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? 84 का आंसर हो जाएगा डी, पूंछ में जमा होता है वसा मगरमच्छ के शरीर में। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 85 का आंसर हो जाएगा डी, 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? 86 का आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? लरो और उरो हार्मोन। 87 नंबर पर चलते हैं हम लोग कि शरीर में पोषी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की समुचित क्रिया हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? 87 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। 88 पर चलते अब हम लोग जल्दी थोड़ा सा करते हैं। साइंस का आसान सवाल है कि दीवारों पर चूने की सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक किस कारण से आती है? तो देखो CaCO3 जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, उसको थोड़ा सा रिएक्शन करने में समय लगता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर है सी, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। जितना जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जब दीवारों पर आप चूना करवाते हैं दिवाली के समय, 2-3 दिन बाद घर चमकना शुरू होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस हटाकर उसके स्थान पर कौन सा गैस भर देती हैं? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। इससे क्या होता है, चिप्स जो है वो क्या करता है, वो आपका हमेशा के लिए क्रंची बना हुआ रहता है, वो खराब नहीं होता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर है कि वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्न से सत्य कथन को चुनिए। वाष्पीकरण जो होता है, इवेपोरेशन, उसके बारे में पूछा गया है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन को चुनना है। यह एक सतही पर घटना है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो सी तो गारंटेड ही होगा। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था कि पसीना क्यों सूखने लग जाता है पंखा चलाने पर? ठंडक महसूस होती है आपको, वाष्पीकरण होता है। कुत्ता या गाय जो गर्मी में जीभ निकाल कर हाँफते रहते हैं, वो इसी कारण से हाँफते, क्योंकि उनको ठंडक महसूस होती है जब उनके जीभ का जल वाष्पीकृत होता है तब। अगला आपको फिर से मैच करना है सिल्वर आयोडाइड के निर्माण में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको मैच कर लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच में, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में किया जाता है? आयोडाइड का निर्माण फोटोग्राफी में किया जाता है। तो बी का 3 होगा। एक मिनट रुक जाओ। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने में। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच में। ओके। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है चुनाव के, जो आपको स्याही लगाया जाता है वोट देने के बाद, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ओके। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। गैसोहॉल, बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण होता है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस से मुख्यतः मीथेन होती है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा कि डी, 1, 3 और 4 तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। ओके। निम्न से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जो आपने सुना है, उसमें बहुलक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। पॉलीमर आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई, पॉलीकार्बोनेट व्यापक रूप से यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट व्यापक रूप से यूज किया जाता है। और लेमिनेशन नामक प्रक्रिया में साधारण कांच के टुकड़े के बीच एक पॉलीकार्बोनेट सामग्री बिछाकर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। और केवलर, अपने प्रभाव प्रतिरोध के कारण केवलर का भी उपयोग किया जाता है। और उच्च शक्ति, कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में इस्तेमाल की जाने गोलियों से सुरक्षा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो पॉलीकार्बोनेट जो वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कांच, जो आपने बुलेट प्रूफ सुना होगा गाड़ी होती है, तो उनमें जो कांच लगा है उसमें पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और केवलर का उपयोग किया जाता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाया जाता है उसमें। इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से विघटित होकर कौन से तत्व में बदल जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा सी, थोरियम 234 में बदल जाता है। अगला है कि दंत क्षय को बचाने के लिए हमें दांतों को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आप टूथपेस्ट करते हो ना सुबह सुबह, वो क्षारीय होता है।
क्योंकि देखो आपका दांत कब खराब होता है, एसिड के कारण खराब होता है। जब भोजन में अधिक एसिड होता है या कुछ लोगों को पेट में एसिड की समस्या जो होती है, उससे भी दांत का क्षय होता है। तो जो नीम के दातुन करने का अपने लोगों में था पहले से परंपरा, वो इसीलिए होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तो टूथपेस्ट भी आपका क्षारीय होता है नेचर में। लौंग के तेल का निम्न से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका घटक होता है यूजेनॉल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग के तहत अचुंबकीय पदार्थ या पदार्थ कमजोर रूप से चुंबकित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मुक्त रूप से चुंबकित हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैग्नेट जो चैप्टर होता है 11-12 है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, पढ़ लेना, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये सब। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है डी, 2 और 3 सही है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे? तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। 98 का आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सर्वोत्तम गुणों वाला कोयला है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? 100 का आंसर हो जाएगा डी, समान ही रहती है हमेशा। एक्सरे किरण क्या है? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बहुत कम तरंग दैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। एक्सरे आपने पढ़ा होगा, जो तरंग दैर्घ्य उसका क्या होता है? उसका कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का है कि चौगुना होगा। ओके। निम्न से किसका भीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, संवेग का। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। निम्न से किससे टेप रिकॉर्डर के टेप लेपित रहते हैं? तो जो अब टेप रिकॉर्डर का टेप देखा होगा आपने, वो किससे लेपित रहते हैं? 105 का आंसर हो जाएगा बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहते हैं। काला काला जो आपने देखा होगा टेप पर लगा हुआ रहता है रिकॉर्डर के टेप में, वो यही होता है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली में जो दरगाह है, इनके दरगाह के बाहर ही खुसरो का दरगाह है। इनकी मृत्यु के एक दिन बाद खुसरो की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपको मैच करना है, ये वंश दिया हुआ अलग अलग, उसके शासक हैं, इनको मैच करना है। 107 को मैच कर लेते हैं। चलो भाई, पहला का आंसर हो जाएगा भीलम फाच, ये देवगिरी के यादव वंश से संबंधित हैं। उसके बाद से विष्णुवर्धन, ये होयसल से संबंधित हैं। यशो विग्रह, ये किससे संबंधित? कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित हैं। और जो रुद्रदेव हैं ये संबंधित है आपके वारंगल के काकतीय से। तो 107 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 108 नंबर पर चलते हैं कि सोमपुरा में बिहार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका धर्मपाल ने। खेरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 109 का आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि जो ताराबाई और साहू हैं उनके बीच था। 1707 ईस्वी में ये लड़ा गया था, 1707 ईस्वी में। लाहौर में जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर दिया हुआ है ई, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने लाहौर के शाहदरा में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। और एतमोद्दौला जो था, पित्रादुरा का पहला काम उसी पर किया गया था। और वो कौन था? वो नूरजहां का बाप था, उसके मकबरा में बनाया गया था। अब चलते 111 पर। गलत जोड़ी का चयन करना है आपको 111 नंबर में। उत्तरापथ स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, दक्षिणापथ तोसली, प्राची तक्षशिला। 111 का आंसर क्या हो जाएगा? 111 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उत्तरापथ जो था वो स्वर्णगिरी नहीं होगा, ये दक्षिणापथ का था स्वर्णगिरी। उत्तरापथ का कौन सा था? तक्षशिला। दक्षिणापथ का क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी। तो ए और सी दोनों ही गलत दिए हुए हैं। बाकी प्राची का क्या होगा? प्राची का पाटलिपुत्र होगा। ओके। और अवंती का उज्जैनी, ये तो सही दिया हुआ है। तो इसका ए भी गलत है और डी भी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। संस्कृत का प्रथम शिलालेख कौन सा है? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, जूनागढ़ का जो अभिलेख था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वो क्या है? वो संस्कृत में लिखा हुआ पहला शिलालेख है। 113 पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे इनमें से? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, राजशेखर सम्मिलित नहीं थे। राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं और ये उस समय नहीं थे। कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और विनियम से संबंधित है? तो नियम, मैंने एक बार बताया था, नियम विनय, विनय पिटक, नियम और विनय एक जैसा लग रहा है सुनने में।
हर्षवर्धन के शासनकाल में युद्ध और शांति के लिए मुख्य अधिकारी कौन था? तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, अवंती नाम का अधिकारी था वो। 116 पर चलते हैं कि वासुदेव, न्यायदेव, विद्यापति और रिपुंजय, और इधर दिया हुआ है दरभंगा राज, कर्नाट वंश, बृहदत्त वंश, कण्व वंश। इसको मैच करना है। तो वासुदेव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कण्व वंश से, पहले का डी आंसर हो जाएगा। न्यायदेव किससे संबंधित है? ये आपको पता ही होगा, कर्नाट के राजवंश से। विद्यापति किससे संबंधित है? दरभंगा राज से संबंधित है, शिव सिंह के दरबार में। और रिपुंजय ये बृहदत्त वंश के थे। 117, इसके 116 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? 117 का आंसर हो जाएगा सी, जस्टिन ने कहा था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेघ कुमार दिया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने राजगीर के पास मेघ कुमार को अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर के पहले शिष्य उनके दामाद जमाली थे। चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या थी। निम्न से कौन सा क्षेत्र नोनिया विद्रोह संबंधित है? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया ये सभी नोनिया विद्रोह संबंधित हैं। और 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो बी दिया हुआ है, गुरु प्रसाद सेन। सदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोरी लाल ने 1894 बिहार टाइम्स की शुरुआत की। महेश नारायण इसके संपादक बने। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन ने बिहार के विभाजन के खिलाफ लेख लिखे थे। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल पर निम्न से किसने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था? कि बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने इस पर, वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। इनको वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था भारतीय अशांति का जन्मदाता, इसलिए उस पर मुकदमा दायर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। 123 पर चलते हैं। गांधी जी का संबंध निम्न से किस किसान आंदोलन से था? किसान आंदोलन से था। तो 123 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि चंपारण आंदोलन से भी संबंधित थे महात्मा गांधी जी, और खेरा से भी थे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही होगा। स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य तय किया गया था? तो इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। निम्न से किस युद्ध में यह तय हो गया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा? तो ये इस युद्ध का नाम था पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसे मराठा शक्ति जब हार गए तो ये तय हो गया कि मराठा जो है वो भारत पर राज्य नहीं करेंगे। मुगल सम्राट ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1680 ईस्वी में लगाया था, औरंगजेब ने लगवाया था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति के पश्चात निम्न से कौन सा निर्णय लिया गया था? 127 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है कि 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नायाब दीवान को पदमुक्त कर दिया गया। मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। कोलकाता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की गई। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? इस विद्रोह का नाम था सन्यासी विद्रोह। 1770 ईस्वी में शुरू हुआ था बंगाल में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी सहायता से की थी? तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? ये की थी MG रनाडे जी की सहायता से 1905 ईस्वी में। 1905। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? 130 का आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। कार्टेज व्यवस्था जिसके तहत भारतीय जहाजों के कप्तान लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, इस व्यवस्था का प्रयोग सर्वप्रथम किस यूरोपीय के द्वारा किया गया था? कार्टेज व्यवस्था का उपयोग तो ये पुर्तगाली लोग सबसे पहले करते थे। इसके तहत था कि पुर्तगाली लोग जो वसूली करते थे समुद्र में, कोई भी जहाज लेके आएगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, शुल्क चुकाना पड़ता था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, उसका चुनाव कीजिए। तो 132 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कामजोर में उत्तराधिकार का युद्ध भी है, निरंकुश शासक भी है, और यूरोपीय शक्ति का आगमन भी होगा। तो वैसे इसमें दिया हुआ असत्य कौन सा है? तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होना चाहिए, ई आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही सत्य हैं। इधर विद्रोह दिया हुआ, इधर समय दिया हुआ है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1850 तक हुआ था, ए का बी हो जाएगा पहले का। फराइजी विद्रोह 1838 से 57 तक हुआ था, तो ये हो जाएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ है 1834 से 54 के बीच में एक मोपला विद्रोह हुआ था, दूसरा तो 1921 ईस्वी में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855-56। तो इसका आंसर 133 का आंसर होना चाहिए ए। 134 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रकृति का एक
सैनिक विद्रोह के रूप में निम्न से किस इतिहासकारों ने व्याख्यायित किया है? किस किसने ये बोला है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था? रोक के जरूर कीजिए, इस तरह के सवालों को बार बार इस पर पूछा जाएगा। 134 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। सर जॉन सीले, जॉन ऑट्रम और एडवर्ड टॉपसन, इन तीनों ने क्या बोला था कि ये सैनिक विद्रोह था। हिंदुओं में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला है 136। ब्रिटिश शासनकाल में किस आंदोलन के दौरान बिहार में एक ही स्थान पुलिस की गोली से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? इस स्थान का नाम है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था गोली से मृत्यु। सी आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के तारापुर में ये कांड हुआ था। बिहार में चेरो विद्रोह का काल क्या रहा है? 137 का आंसर हो जाएगा ए, 1800 से 1802 में चेरो विद्रोह हुआ है। बिहार में स्वराज दल का गठन निम्न से कब किया गया था? 138 का आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 1923 में किया गया था। बिहार में किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? 139 का आंसर हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती जी थे। और आज का आखिरी सवाल है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना जरूर चैनल को। 140 नंबर है कि पटना स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? 140 का आंसर हो जाएगा सी, प्रभावती देवी जी ने किया था। आपके कितने नंबर आए हैं जरूर बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी का।